जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि देखिए, आप लोग बराबर कमेंट कर रहे थे कि सर हमको एक ओपी यूपीएस और एनपीएस पे वीडियो बना दीजिए कि हम किसको चूज करें। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि जब हम लोग भर्ती हुए थे तब केवल और केवल एनपीएस था, नेशनल पेंशन स्कीम। और इसके बाद ये 2004 से चल रही है। लेकिन जब आप लोग भर्ती होकर आ रहे हैं तो 1 अप्रैल से भी प्रभावी रूप से ही आपकी यूपीएस जो है उसको लागू किया गया है। अब 2 स्कीम हो गई हैं आपके पेंशन सिस्टम को लेकर के इस देश में। आप 2 में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैटर ये करता है कि आपको किसको चूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 पॉइंट आपको बताएंगे कि क्या किस में फ़ायदा, किस में क्या नुकसान है, ठीक है। आप वो समझ जाएंगे। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी भाई हमारे इस वीडियो पर नया हो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल पर दी जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर में यूपीएस क्या है। हम यूपीएस और एनपीएस दोनों को साथ लेके चलेंगे, तभी आपको डिफरेंट अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यूपीएस क्या होता है, ये हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। एनपीएस क्या है, ये हमारी नेशनल पेंशन स्कीम है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएस में क्या रिस्क कितनी है। तो देखिए, यूपीएस में आपकी बिल्कुल भी नो रिस्क है। एनपीएस में क्या है, एनपीएस में आपकी हाई रिस्क है, क्योंकि जो आप पैसा एनपीएस में लगाते हैं वो पैसा आपका शेयर मार्केट में लगता है। शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है कि आपकी इन फ्यूचर कितनी पेंशन बनेगी। अगर शेयर मार्केट डूब जाता तो आपका पैसा डूब जाएगा, मगर अभी तक यूपीएस में ऐसी कोई स्कीम नहीं आई जो आपके लिए रिस्क रहे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप समझ गए कि रिस्क किस में ज़्यादा है, एनपीएस में ज़्यादा रिस्क है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम पेंशन की। मिनिमम पेंशन यूपीएस में कितनी है। तो देखिए, अगर आप 10 साल सर्विस कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप पेंशन पे जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये पर महीने यूपीएस के थ्रू पेंशन मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनपीएस में क्या है। देखिए, एनपीएस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, आपको मिनिमम पेंशन का कोई भी इसमें सिस्टम नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं कि क्या मतलब पेंशन का क्या सिस्टम है यूपीएस में और एनपीएस में। देखिए, यूपीएस में क्या है कि अगर आप पूरा 25 साल सेवा कर लेते हैं, 25 साल के बाद अगर आप पेंशन जाते हैं तो जो आपका पूरे साल का एवरेज मूल वेतन रहेगा उसका आपको 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मान लीजिए, जैसे उदाहरण है, अगर आपका उस समय 1 लाख रुपए है मूल वेतन और आप 12 लाख रुपए पूरा साल का हुआ तो उसका आधा कर दोगे अगर आप, तो लगभग वो 6 लाख होगा और उसका मंथली बन जाएगा तो 50,000 रुपये लगभग में आपको पेंशन मिलेगी। कहीं ना कहीं से जितना आपका वेतन होगा उसका आधा आपको पेंशन मिलेगी 25 साल बाद। लेकिन देखिए, एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में आपको पूरा 60 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी और फिर ये डिसाइड होगा कि आपके पास कितना पैसा, क्या शेयर मार्केट चल रही है, उस बेस पे जो पैसा बचेगा आपको उस बेस पे आपको पेंशन दी जाएगी। जो भी आपकी बनेगी वो पेंशन मिलेगी। हाँ, अब देखिए, चौथी बात आती है कि क्या मतलब है फैमिली पेंशन का क्या सिस्टम है यूपीएस में। तो देखिए, फैमिली पेंशन का ही सिस्टम है कि आपकी डेथ के बाद आपके जो स्पाउस होंगे, जो आपके स्पाउस जिनको आप बनाएंगे, आपकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी। मान लीजिए आप 1 लाख रुपये पेंशन पा रहे हैं तो उसको 60% पेंशन मिलेगी। लेकिन जैसे ही पत्नी की डेथ हो जाती है तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, फिर पेंशन का कोई भी सिस्टम नहीं रहता है। लेकिन यही हम आते हैं अगर एनपीएस में। तो देखिए, एनपीएस में क्या है, इसमें तरह तरह प्रकार के हैं, आपको स्लॉट चूज करने पड़ते हैं काफ़ी 8 स्लॉट हैं। तो उसमें अगर आप चूज करते हैं तो उतना पेंशन कम हो जाती है। उसमें भी ऑप्शन है मगर कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। मगर इसमें क्या, इसमें फिक्स है। इसमें अगर आप 1 लाख रुपये पा रहे हैं और आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी बीवी को उसका 60% 60,000 रुपये उसकी पेंशन के रूप में उसे मिलेंगे। लेकिन जैसे बीवी की डेथ होती है सारी चीज़ें खत्म, फिर आपको किसी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूट क्या कैसा रहता है। देखिए, जो यूपीएस होता है इसमें 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूट रहता है, जैसे हमारा आपका, और 18.5% गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करती है यूपीएस के थ्रू। वहीं एनपीएस के थ्रू क्या होता है, 10% एम्प्लॉय का रहता है इन्वेस्टमेंट और जो गवर्नमेंट होती है वो 14% इन्वेस्ट करती है। तो टोटल लगभग 24% यहाँ होता है और 28.5% यहाँ पर होता है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इसमें लगभग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, आपको एक चीज़ ये दिमाग में उठ रहा होगा कि सर इसमें फिर दोनों में क्या डिफरेंट है। देखिए, डिफरेंट ये है, हम एक बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो आपको यूपीएस दे रहा है, यूपीएस आपको एक फिक्स अमाउंट दे रहा है, इसमें रिस्क नहीं है। एनपीएस में क्या है, आपको रिस्क भी है और कोई आपका अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है। इसके बाद देखिए, एक हम बात कर लेते हैं कि जो आपका जब आप रिटायर होके जाएंगे, ठीक है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा यूपीएस के थ्रू और कितना पैसा मिलेगा एनपीएस के थ्रू। देखिए, यूपीएस का एक फार्मूला है, 1/10 आपका 6 मंथ का किस्तों काट कर मिलेगा। लेकिन एनपीएस में क्या है, एनपीएस में आपका जैसे भी आप चाहेंगे, अगर आप 60% निकाल लेंगे, जितना अधिक निकाल लेंगे उतनी कम आपकी पेंशन बनेगी। ये एनपीएस का सिस्टम है। तो जितना अधिक आप छोड़ेंगे उतनी अधिक आपकी पेंशन बनेगी। कहीं ना कहीं से आपको आपके पैसे पर पेंशन दी जाएगी, ठीक है। लेकिन यूपीएस में इसका थोड़ा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट भी इसमें आपको इन्वॉल्व रहेगी।
ये तो बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि किसको चूज करें। हाँ, एक देखिए सबसे अच्छी चीज़, एक बात आपको बता दूं मैं, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो अभी नई गाइडलाइन जारी हुई है यूपीएस को लेकर के, मैं आपको मेन मुद्दे की बात बता दूं कि अगर आपने यूपीएस को चुन लिया, ठीक है, तो उसमें साफ एक लाइन लिखी है कि अगर आप यूपीएस को चुन लेते हैं तो उसके बाद कोई भी स्कीम आप चूज नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की पेंशन स्कीम में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे इन फ्यूचर अगर मान लीजिए ओपीएस आती है, मान लीजिए बराबर लोग लगे हैं, जितने हमारे कर्मचारी संघ हैं सारे अध्यक्ष उनके बराबर जा रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, तो अगर इन फ्यूचर में मान लीजिए ओपीएस आती है, लागू करती कोई गवर्नमेंट, तो जिन्होंने यूपीएस को चूज कर रखा है, ठीक है, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा ओपीएस को चूज करने का, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी गाइडलाइन में दे दिया लाइन कि जिसने एक बार यूपीएस ज्वाइन कर ली उसके बाद दूसरे ऑप्शन उसके पास सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए फिर भी अगर आगे ओपीएस आती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ओपीएस नहीं आती है और अगर यूपीएस और एनपीएस ही दोनों चलती हैं, तो मेरे हिसाब से तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यूपीएस बेस्ट है कंपेयर देन एनपीएस, क्योंकि यूपीएस में कम से कम रिस्क भी नहीं है और एक आपकी मिनिमम पेंशन है, ठीक है, आपका एक फ्यूचर है, कम से कम फैमिली पेंशन भी है, इसमें फैमिली पेंशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से यूपीएस ठीक है। बाकी आपको हमने जो बताया, आपको क्या कैसा लग रहा है, आप खुद इतने समझदार हैं, खुद जज कर सकते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमको क्या चूज़ करना है। लेकिन अगर मेरी माने आप, तो अगर देखिए इन फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन बदलने का नहीं है, तब तो आप एनपीएस की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कुछ नहीं आता, सिर्फ यूपीएस और एनपीएस ही रहते हैं, तब तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगा आपके लिए यूपीएस बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यूपीएस में आपका कोई रिस्क नहीं है और एक पेंशन निर्धारित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी आप लोगों को जो भी जानकारी हमने दी है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हो तो जानकारी आप तक पहुँच सके। और देखिए जो भी चीज़ें रह गई हो ना, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको कॉमन से चीज़ें बताई, और जो चीज़ अगर कुछ भी छूट गई हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पर कमेंट में जवाब दे दूँगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें बताई जो कॉमन से है, बाकी है तो बहुत लंबी स्कीम, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें वो आपके हमने बता दी हैं, जिसको आप जान सकें और इसमें दोनों में डिफरेंस समझ सकें, क्या चूज़ करना आप अपना खुद डिसाइड कर सकें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।